स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ा था ना, कि कैसे हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज डिनोटेड बाय स्मॉल n. इट वाज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ बेंडिंग, कि आपकी लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद कितने एंगल से बेंड हो के जा रही है दूसरे मीडियम में। यानी कि मीडियम 1 में आपकी लाइट स्ट्राइक करती है और आफ्टर स्ट्राइकिंग वो मीडियम 2 में जाने के लिए बेंड होकर के जाती है। तो उस केस में अगर आपको मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि हम दोनों में स्पीड का ही रेशियो ले रहे हैं, तो यूनिट गेट्स कैंसल आउट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। समझ रहे हैं? ठीक है, इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया था लास्ट क्लास में विद द हेल्प ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ के। आपने इसको रिप्लेस कर दिया था नू लैम्डा 1 अपॉन नू लैम्डा 2। नू नू कैंसिल हुआ था, तो क्या बना था, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। और इसी को मैंने आपको n2 अपॉन n1 भी बताया था। ठीक है, कौन सा वाला? n21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का। किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब वो मीडियम 1 मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर ग्लास से एयर में जा रही है लाइट, कहां से आ रही है, ग्लास से एयर में, तो मीडियम 2 आपका एयर हो गया और मीडियम 2 एयर और मीडियम 1 ग्लास हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। हमने देखा था ना कि जब भी डेंसर से रेयरर जा रही है लाइट, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 हो जाएगा। हमने लिखा भी था ये चीज। अभी डेंसर से रेयरर जा रही है ना, ग्लास इज डेंसर मीडियम, एयर इज रेयरर मीडियम। तो ग्लास में स्पीड कम होती है, एयर में ज्यादा होती है, तो ये 3/2, सॉरी 2/3, 0.67 आएगा। और वही अगर ग्लास टू एयर, अभी तो ग्लास टू एयर जा रही है, अगर एयर टू ग्लास जा रही होती तो आप निकालते NGA, तो उस केस में 3/2 हो जाता। 10⁻8 तो कैंसिल हो रहा है, तब क्या होता, 1.5। तो हमने ऐसा लिखा भी था कि N12 इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ N21। देखो ना, ये 2/3, ये 3/2। देखिए ऐसा कुछ नोट में, ठीक है। और एक ये रिलेशनशिप निकाल लिया था हमने। यहीं से अपन ने इसी को क्या नाम दिया था, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या आया था हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N21, करेक्ट। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N21। एक स्पेशल केस भी देखे थे कि अगर 90 डिग्री पर ही फॉल करेगी लाइट आपकी, तो उस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इट विल गो अनडेविएटेड, नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस इन दैट केस। ठीक है, क्योंकि आई 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या लिखवाया था मैंने, हाँ सॉरी आई जीरो सॉरी आई 0 डिग्री ना, तो आई 0 साइन 0 का वैल्यू क्या था, 0। क्योंकि अगर आपका ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, और लाइट ऐसे फॉल कर रही है, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, 0, 90 डिग्री नहीं है ना। क्योंकि एंगल हम किससे नापते हैं, नॉर्मल से, और यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे तो कोइंसाइड कर रही है, यानी कि आई क्या हो जाएगा, 0। उस केस में आर भी आपको क्या मिलेगा, 0। द लाइट विल गो अनडेविएटेड। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाले थे अपन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जैसे अपन ने मिरर में पढ़ते वक्त सबसे पहले प्लेन मिरर पढ़ा था, फिर कर्व्ड सरफेस में आए थे, वैसे ही यहां भी पहले अपन प्लेन वाला ग्लास पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रेट ग्लास, जिसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। ये इसकी थिकनेस है ग्लास की। ठीक है, आप समझिए कि मैंने ग्लास को ऐसे रखा है, लिटा दिया मैंने ग्लास को, तो आपको ऐसे ही दिखेगा ग्लास का फ्रंट व्यू, ऐसे ही दिखेगा ना। एक ग्लास को अगर मैंने ऐसे लिटा दिया तो आपको फ्रंट व्यू यही दिखेगा। मान लो यही ग्लास है, अभी ये ग्लास खड़ा है, अब मैंने ग्लास को ऐसे लिटा दिया, तो ये ऐसे ही पड़ा है आपके सामने, आपको ये बस दिख रहा है, ये पार्ट। ठीक है, अब इसमें लाइट एंटर करेगी एयर से
ग्लास में पहले, और फिर बाहर आएगी ग्लास से एयर में, मतलब दो रिफ्रैक्शन हमको दिखाना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट यहां तक ठीक है। रेयर टू डेंसर है कि डेंसर टू रेयर है? रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बाय एन एंगल R1 नाम दे देता हूं मैं इसको। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां आके भी ये रहा नॉर्मल, और फिर ये एंगल बना रहा होगा, इसको R2 नाम दे देता हूं। और अब क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, बिकॉज अब डेंसर टू रेयरर, पहले रेयरर टू डेंसर था तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब डेंसर टू रेयरर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब इस रे को तो अपन ने इंसिडेंट रे नाम दे दिया, इस रे को हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्टेड रे। तो जो बाहर निकल रही है उसको क्या बोलेंगे अपन? इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। इट हैज इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द ग्लास, इट हैज एंटर्ड इनटू द ग्लास, इट हैज केम आउट ऑफ द ग्लास, तो उसका नाम क्या पड़ गया? इमर्जेंट रे। तो एंगल को भी अपन इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो अपन ने चार एंगल मार्क किए हैं, आई, R1, R2 एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस E। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन हुआ थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, अगर आप इस इंसिडेंट रे को पीछे एक्सटेंड, सॉरी आगे एक्सटेंड करोगे ना, मतलब ये मान लीजिए कि ये स्लैब था ही नहीं, तो ये लाइट कैसे जाती? स्ट्रेट जाती ना? अरे हाँ ना। तो हमको प्रूव ये करना है कि ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। कहने का मतलब लाइट अपने पाथ से ऐसे खिसकी है, बस ऐसे जा रही थी पर फिर ऐसे खिसक के आगे गई। वो ऐसे क्यों खिसकी? बिकॉज ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। दो बार रिफ्रैक्शन हुआ जिससे वो दो बार बेंड हुई और अल्टीमेटली वो खिसक गई अपनी जगह से, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। एंगुलर नहीं है ना, वो एंगल नहीं बना रही है इसके साथ। तो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? हाँ, 0 डिग्री। अरे दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, वो तो मिले नहीं है ना, तो कहां से एंगल बनाएंगे? ये मिले तो अब एंगल बनाएंगे ना, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, फिर ये इसको पीछे लेके जाओ तो 180 डिग्री। अब ये तो मिले ही नहीं है, तो काय का एंगल? तो कितना एंगल है दो पैरेलल लाइन के बीच में? 0 डिग्री का एंगल है, राइट, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमें प्रूव करना है, सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू प्रूव इट मैथमेटिकली। हमको इसको प्रूव करके दिखाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हमें अगर एंगल आई और एंगल ई को बराबर प्रूव कर दिया हमने, एंगल आई और एंगल ई को, तो आपने पढ़ा ना कुछ प्रॉपर्टीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में। तो उसका इनवर्स भी तो ट्रू है ना, कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो दो लाइंस पैरेलल है ना। तो इसको ऐसे समझना, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ऐसा, ये दो पैरेलल रेज होती है ना, और इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसवर्स। तो ये एंगल्स को क्या बोलते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मान लीजिए आपको नहीं पता कि ये दो लाइन पैरेलल है, बट ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। तो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दिस टू लाइंस आर पैरेलल। और अगर पहले से पता है कि ये दो लाइन पैरेलल है, तो आप बोल सकते हो कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, दोनों ट्रू है ना। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो दो लाइंस पैरेलल है। यही सेम इज ट्रू फॉर अल्टरनेट एंगल्स आल्सो। ये अल्टरनेट एंगल्स है 2 एंड 3। उसी तरीके से आपको यहाँ पे दो अल्टरनेट एंगल्स दिख रहे होंगे, R1 एंड R2। कैसे देखना, ध्यान देना, यहाँ फिर से बना रहा हूँ R1 R2 को। ये एक नॉर्मल है, ये नीचे वाले का नॉर्मल है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे बनी है। तो आपको ये दोनों एंगल बराबर दिख रहे हैं, ये वाला और पैरेलल लाइंस खड़ी है ना, ये दो पैरेलल लाइंस, दो 90 डिग्री वाली लाइंस तो पैरेलल होगी ना आपस में। इफ टू लाइंस आर ड्रॉन 90 डिग्री at 90 degree to the base, then those two lines are parallel to each other. तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, R1 बराबर R2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। इसीलिए हमको I और E को भी इक्वल प्रूव करना है। इफ I और E
इक्वल प्रूफ हो गए तो हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आपस में क्या है, इक्वल नहीं, पैरेलल। ठीक है, और ये जो खसकी है, इस खिसकने को हम कहते हैं, फिजिक्स में क्या बोलते हैं खिसकने को, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं कि वो बॉडी अपनी जगह से खसकी है कि नहीं खसकी है। तो याद अपन देखते थे कि अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, मतलब वो बॉडी अपनी जगह से खिसकी ही नहीं है, समझ रहे। बट यहाँ तो ये रे खिसक गई ना अपनी जगह से, पहले वो ऐसे जा रही थी पर अब वो खिसक के ऐसे हो गई। तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो कुछ एंगल नहीं बना रही, बस साइड वाइज खिसकी है, तो लेटरल मतलब साइड वाइज, साइड। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर हम प्रूफ करते हैं ना। बना लीजिए, हेड डाले ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन थ्रू, एक लाइन लिखेगा पहले उसमें, फिर ये डायग्राम बनाना। लिखेगा, अपन नाम दे देंगे ग्लास स्लैब को, लिखेगा नीचे PQRS is a rectangular glass slab, PQRS is a rectangular glass slab, PQRS is a rectangular glass slab an incident ray, an incident ray AB, an incident ray AB, इंसिडेंट रे का नाम दे देते हैं इंसिडेंट रे AB, falls on the interface PQ, falls on the interface PQ, falls on the interface, कहां गिर रही है, पहली रे आपकी PQ पर, उसका नाम क्या है AB, falls on the interface PQ at point B, at B, at B, at B, full stop. Here the ray propagates from, here the ray propagates from, here the ray propagates from air to glass, air to glass. Here the ray propagates from air to glass and therefore refraction takes place. Therefore refraction takes place. Therefore refraction takes place. Stop. BC is the refracted ray. BC is the refracted ray. BC is the refracted ray which bends क्या, अरे towards the normal, which bends towards the normal. ठीक है, फिर नीचे में लिखा this refracted ray, this refracted ray, this refracted ray act as incident ray, act as incident ray, act as incident ray for interface SR, for interface SR, for interface SR, and the ray changes from, and the ray changes medium, and the ray changes medium from glass to air, glass to air, glass to air, and bends away from the normal, and bends away from the normal, and bends away from the normal. ठीक है, चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करो।
जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं मैं इसका यहाँ पर मीनिंग लिख दे रहा हूं। NaNg क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होगा? है 1। ये आप एयर का स्पीड को एयर से डिवाइड करोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विल बी 1। बन गया? चलो दोनों इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। एक बार PQ में हुआ है रिफ्रैक्शन और एक बार SR में हुआ है रिफ्रैक्शन। तो दोनों इंटरफेस में स्नेल्स लॉ लगाते हैं एक एक करके। आपने स्टेटमेंट क्या लिखा था स्नेल्स लॉ का? एक बार पढ़ो जल्दी से। ऐसा कुछ लिखिएगा, देखा, द प्रोडक्ट ऑफ refractive index of the medium and the sine of the angle which the ray makes with the normal is a constant। बस ये अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखना है इसमें नीचे, अप्लाइंग 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 Snell's law at interface PQ, एट इंटरफेस PQ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे एयर में है, रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में है। एयर में एंगल कितना बन रहा है? I1। ग्लास में एंगल कितना बन रहा है? R1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? Na। इसका कितना है? Ng। तो Na इंटू, ध्यान देंगे, Na इंटू साइन I1 इज इक्वल्स टू Ng इंटू साइन R1। देखो एक बार Snell's law, product of refractive index into sine of the angle which the ray is making in that medium is a constant। तो दूसरे वाले में भी सेम किया हमने। दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? Ng, और साइन ऑफ एंगल क्या बना रहा है? R1। करेक्ट, पहला इंटरफेस हो गया। समझ में आया क्या वाला? हाँ, चलो अगला, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस। ये आप लोग लिखना, ठीक है? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस SR, at interface SR, at interface SR।
लिखो लिखो, कॉपी में लिखो। एनजी, कौन बताएगा? ईशा। स्नेल्स लॉ, जैसे अपन ने यहाँ लिखा है इस इंटरफेस के लिए। अब रिफ्रैक्शन, अगला रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है ना, तो इसके लिए स्नेल्स लॉ बताओ। वैसे ही स्टेटमेंट इसके लिए क्या होगा? क्यों नहीं पता? ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या लिखा है? अरे तो अभी तो बताया, ये चीज समझ में आया कि नहीं आपको? ये जो लाइन लिखी है, आप लास्ट क्लास में थे ना, स्नेल्स लॉ पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में। ये मैंने स्नेल्स लॉ के लिए क्या लिखा, अभी मैंने इसको समझाया है कि Na इंटू वहां पर साइन आई बन, एंगल I1 बन रहा है, तो Na उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल जो वहां पे बन रहा है, इज इक्वल्स टू दूसरे रिफ्रैक्शन वाले में Ng इंटू साइन R1। अब वैसे यहां पे भी क्या क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब बताओ। Na नहीं, Ng। पहले बाहर, पहले इंसिडेंट रे तो बनाओ। Ng साइन R नहीं, R2 है वो, साइन R2 इज इक्वल्स टू, अब बाहर आ गया ना, तो बाहर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Na साइन E, एंगल क्या है? E। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझे क्या? ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि R1 R2 बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो नीचे लिखेंगे एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल R2 ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? या तो इस R2 की जगह R1 रख दो, या इस R1 की जगह R2 रख दो, किसी को भी चेंज कर देते हैं। तो 2 को ही चेंज करें क्या? इक्वेशन 2 को मॉडिफाई करें। देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी, इक्वेशन 2 कैन बी rewritten as Ng sin R1 is equals to Na sin E, इक्वेशन नंबर 3। कर सकते हैं ऐसा? मैंने R2 की जगह R1 रख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। क्लियर है? अब आप 1 और 3 को कंपेयर करो, कंपेयर 1 एंड 3। Ng sin R1 यहां भी है, Ng sin R1 यहां भी है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे ना। इट्स जस्ट लाइक अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो A B C भी बराबर हो जाएंगे। करेक्ट? तो फ्रॉम 1 एंड 3 लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 3 क्या लिख सकते हैं अपन? Na sin I is equals to Na sin E। करेक्ट है ना? Na कैंसिल कर देना, क्या बचा? साइन I इज इक्वल्स टू साइन E। दो एंगल्स की साइन की वैल्यू अगर इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों एंगल ही इक्वल है। समझे मैंने क्या बोला? आप ऐसे साइन साइन में मत काट देना, है ना, ऐसे साइन साइन नहीं कटता। बट I इज इक्वल्स टू E कैसे लिखेंगे अपन? कि किसी भी दो एंगल का अगर साइन वैल्यू बराबर है, तो वो तभी बराबर हो सकता है जब वो दोनों एंगल ही बराबर है। क्योंकि हर एक एंगल का साइन का वैल्यू यूनिक है, जो 0 से 1 के रेंज में जाता है। आपको याद है ना, साइन 0 वाज 0 एंड साइन 90 वाज 1। अब बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में है, पॉइंट्स में रहेगी सारी वैल्यूज। मैं आपको 4-5 तो लिखवाए थे ना प्रोमिनेंट एंगल्स के। 30 डिग्री का हमने लिखा था, 45 डिग्री का लिखा था हमने, 60 डिग्री का, देन 90 डिग्री का। राइट? तो वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी और हर एंगल के लिए वैल्यू यूनिक होती है। अब अगर दो साइन की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो एंगल ही सेम होगा। ठीक है? तो नीचे अपन लिख देंगे, इतना हो गया साइन आई इक्वल साइन ई। तो नीचे एक लाइन लिखिएगा, therefore I1, angle I1 is equals to angle IE। therefore angle I, सॉरी मैंने I1 नाम दिया ना, I1 यहाँ पे फिर एंगल I1 is equals to angle E। एंगल I1 is equals to angle E। this shows that, next line में, this shows that, this shows that, this shows that incident ray and emergent ray are, incident ray and emergent ray are
parallel, are parallel. Incident ray and emergent ray are parallel. Next line में, though the emergent ray is parallel to incident ray, though the emergent ray is parallel to incident ray, though the emergent ray is parallel to incident ray, but the emergent ray is displaced sideways. But the emergent ray is displaced sideways. The emergent ray is displaced sideways. अपने जगह से वो साइड से खिसक गई है, ठीक है. This displacement is called lateral displacement. इसको D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d. डायग्राम में भी डिनोट कर लेना. Lateral displacement ब्रैकेट में स्मॉल d लिख लेना. Lateral displacement. किसी ने वो ट्राई किया था क्या, पेंसिल वाला? मैंने बोला था ना, ग्लास. ओके. दिख रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि टूट गई ना अंदर जाके पेंसिल, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, है ना. इट इज नॉट ब्रोकन, या ऐसा बेंड नहीं हुआ है पेंसिल इस तरीके से जैसे यहाँ दिख रहा है आपको. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है अपन देखते हैं. हिंट डालिएगा. एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन. इसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा. अ पेंसिल इमर्ज्ड पार्टली. पूरा डाल दोगे पेंसिल को तो नहीं दिखेगा ना, फिर तो पूरी पेंसिल सीधी दिखेगी आपको, अंदर पूरी पेंसिल ही अंदर चली गई ना. कुछ पेंसिल का पार्ट एयर में रहना चाहिए, कुछ पेंसिल का पार्ट पानी में. अ पेंसिल इमर्ज्ड, IMMERSED, इमर्ज्ड partly in water, immersed partly in water, appears to be bent, appears to be bent, appears to be bent. So stop. The part of the pencil, the part of the pencil, the part of the pencil, the part of the pencil which is inside the water, which is inside the water, the part of the pencil which is inside the water, which is inside the water, appears thicker, appears thicker if viewed from sides, if viewed from sides, if viewed from sides. ठीक है, यहां से आप देख रहे हो उसको. ठीक है, अब देखो अपन एक पॉइंट से बना करके देखते हैं कि जैसे अपन रिफ्लेक्शन बना रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट का किसी एक पॉइंट से इमेज बनाते थे, बाकी सारे से भी ऐसे ही ट्रेस कर देते थे. तो आप समझिए कि इस पॉइंट से रे जा रही है, तो वाटर से कहां जा रही है लाइट, एयर में. करेक्ट. जब तक वाटर में तब तक स्ट्रेट बनाएंगे, जैसी एयर में आएगी, ये रहा नॉर्मल, है ना. क्या करूं, बेंड टूवर्ड्स की अवे, अवे, क्योंकि हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, तो ये आपका अवे हो गई.
ठीक है, एक और रे बनाए, कम से कम 2 रे तो बनाते हैं अपन, अभी तो इमेज बनेगी, है ना। तो ये रहा दूसरा रे, अगेन नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब हमारे आंखों में तो वो दोनों रेस जा रही है, बट वो डाइवर्जिंग नेचर की है ना। बट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड हियर, ऐसा लगेगा कि ये जो रे एक्चुअली आ रही है ना, हम तो स्ट्रेट देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे जो है ना, ये कहां से आ रही हैं। देखो पीछे देखो, जहां मीट करेंगी दोनों, तो ये पॉइंट आपको एक्चुअली में यहां दिखेगा। समझ रहे हैं क्या? ऐसे ये पूरे पेंसिल का सारा पॉइंट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा। समझ रहे हैं? इस पूरे पेंसिल का जो पार्ट इमर्ज है, इट विल अपीयर लाइक दिस। क्लियर है? ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो। कभी ग्लास, कांच के ग्लास में पानी भर के उसमें नींबू डाले हो, कैसा दिखता है? नहीं, साइज में बड़ा, उसका कारण भी यही है। समझे क्या यार? सेकेंड एप्लीकेशन लिखते हैं, लिखेगा। लिखो, लिखेंगे। बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन an ink dot marked, an ink dot marked on a sheet of paper, on a sheet of paper, on a sheet of paper appears to be raised. An ink dot marked on a sheet of paper appears to be raised, appears to be raised। इसका भी एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने एक पेपर में एक डॉट मार्क किया, और उसके ऊपर रख दिया आपने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये रहा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑन दैट डॉट। इमेजिन कर पा रहे हैं? एक पेपर है, उसमें डॉट बनाए और उसके ऊपर एक कांच रख दी। ठीक है, तो अब ये आपको थोड़ा सा रेज्ड दिखेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है? एक रिफ्रैक्शन अपन ऐसा बनाते हैं, देखो ये अगेन जा रहा है फ्रॉम ग्लास टू एयर, क्या करूं, टूवर्ड्स अवे, अवे। ठीक है, और एक सीधा वाला ले लेगा 90 डिग्री वाला, इजी रहता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा वहां पे, तो ये चला गया सीधा, नो रिफ्रैक्शन। अब ये दोनों रे तो कभी मीट नहीं होंगे, जैसे ये भी नहीं दोनों मीट हो रहे थे आगे, बट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, तो आपको इसकी इमेज कहां दिखेगी, यहां पर। डॉट एक्चुअली में यहां था, बट दिखेगा थोड़ा सा उठा हुआ, इट विल बी रेज्ड बाय सम हाइट। समझ रहे हैं क्या? है ना, इतने हाइट से वो ऊपर आ गया। एक्चुअली में ये आपके ग्लास स्लैब की थिकनेस है एच, तो वो इतने से ऊपर आ गया है, एच डैश से ऊपर आ गया है। क्लियर है?
ड्रॉ करो उसको, जो आपने अभी लिखा है उसी का ये डायग्राम। एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्शन तो करना पड़ेगा, तब तो आपको इमेज दिखेगी ना। हम हर रे डायग्राम में कम से कम 2 इंसिडेंट रे बनाते थे और उसके रिफ्लेक्टेड रे को देखते थे वो एक्चुअल मीट कर रही है या अपीयर टू मीट कर रही है। समझ रहे हैं क्या? डन। एक और एप्लीकेशन लिखते हैं, वो लेमन वाला लिख लेते हैं। अ लेमन केप्ट इन वाटर, a lemon kept in water in a beaker, a lemon kept in water in a beaker, a lemon kept in water in a beaker appears bigger than its actual size, appears bigger than its actual size, appears bigger than its actual size when viewed from sides, when viewed from sides। जब उसको साइड से देखेंगे तो हमें वो बड़ा दिखेगा ओरिजिनल साइज। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो स्नेल्स का हमने किया था ना, बेस्ड ऑन दैट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। लिखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65। अलग अलग टाइप के ग्लास होता है ना, एक ही टाइप का ग्लास नहीं होता है। ऐसे फ्लिंट ग्लासेस होते हैं, है ना, कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65। First up, what is the speed of light in this glass? What is the speed of light in this glass? What is the speed of light in this glass? Question में given है, given speed of light in air is, given speed of light in air is, given speed of light in air is कितनी? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसको ना सी भी बोलते हैं, स्मॉल सी। आपने आइंस्टीन का इक्वेशन सुना है? हाँ, E is equals to mc square, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसमें जो E is equals to mc है, जो C वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, उसको अपन C से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, एयर में। इसमें एयर में या वैक्यूम में। ठीक है, चलिए बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है पहले से, तो एन जी दिया हुआ है ना, कितना? 1.65 आया ना, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन जी इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या? एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं ना, याद है? और कुछ नहीं तो एयर के रेस्पेक्ट में। मैंने आपको बताया था एनजी को आप एनजी लिखो या एनजीए लिखो, बोथ आर सेम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ओके। तो 1.65 इज इक्वल्स टू, ऊपर का क्वांटिटी दिया आपको 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और नीचे का आपको निकालना है, उसको वीजी ले लो। तो कितना आ जाएगा वीजी? डिवाइड कर दो 3 अपॉन 1.65 इंटू 10 टू द पावर 8 तो लगाना ही है, बस ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 अपॉन 1.65 कितना आएगा आंसर अप्रॉक्स? अगर नीचे 1.5 होता तो आंसर 2 आता ना, तो अब 1.5 से थोड़ा बड़ा है तो आंसर 2 से थोड़ा छोटा आएगा। देखो 2 से थोड़ा छोटा मतलब 1.9 कुछ आ सकता है, 1.8 आ सकता है।
आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 300 डिवाइडेड बाय 165, आया ना, एक बार में जाएगा 165, रिमाइंडर बचेगा 135, एक लेके जीरो लगा दो यहाँ पे, ये जाएगा आपका लगभग 8 टाइम्स में, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 48 प्लस 4 52 का 2 कैरी 5 एंड रिमाइंडर आया 30, एक जीरो लगा दो तो आया 300, तो 1 पॉइंट, फिर ये जाएगा अगेन वन टाइम में ही, फिर आएगा 130 सॉरी 165, एलसीएम अब ये रिपीट होते जाएगा, 81 81 81 81 चलते ही जाएगा, है ना, तो उसको आप 82 कर लो, 818 आ रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा ये 1.82 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? अपने देखो ये आ रहा था 1.818181 चलता रहेगा, तो अगर मुझे उसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट में ही लिखना है आंसर को, तो थर्ड डिजिट देखना पड़ता है कि वो 5 से बड़ी तो नहीं है, जो कि है, तो हम उसके पिछले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। तो आंसर क्या लिख दिया मैंने 1.82। हाँ, अगर ये 1.812 होता ना तो मैं आंसर 1.81 ही लिखता, तब ये नंबर 5 से बड़ा नहीं, समझे क्या? इसको राउंडिंग ऑफ कहना मतलब करना पड़ता है, ठीक है। चलिए हो गया, आगे आगे ये समझ में आया ना, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, कि जिस भी मीडियम के रेस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, उसके उस मीडियम में वेलोसिटी की, लाइट की वेलोसिटी न्यूमरेटर में, और जिस मीडियम में आपको निकालना है उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में। अब हमको इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालने बोला, तो आपने ऐसा डिवाइड करके नीचे निकाल दिया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ the refractive index of glass with respect to water, the refractive index of glass with respect to air, sorry, the refractive index of glass with respect to air is 1.5, the refractive index of glass with respect to air is 1.5, is 1.5, so stop. What is the refractive index of air with respect to glass? The refractive index of glass with respect to air is 1.5. What is the refractive index of air with respect to glass? कैसे निकालेंगे? हाँ, यानी कि Ng आपको दिया है 1.5, Nga होगा ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो Nag क्या हो जाएगा 1 बाय Nga, which will be 1 by 1.5, यानी कि 2 by 3, 0.67। अगेन देखो ये 0.6666 जाता रहेगा, तो थर्ड डिजिट 6 है, ग्रेटर देन 5, तो 7 कर दिया उसको सेकंड डिजिट को, ठीक है। 0.67 आपका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, the refractive index of water is, the refractive index of water is 4 by 3, the refractive index of water is 4, the refractive index of water is 4 by 3 and flint glass is 1.65, ये तो अपन ऊपर भी देखे थे ना क्वेश्चन में 1.65, and flint glass is flint FLINT, flint glass is 1.65, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू एयर होगा, ठीक है। मतलब आपको NW दिया है क्वेश्चन में और आपको Ng दिया है क्वेश्चन में, करेक्ट आया ना, ये दिया हुआ है 4 बाय और ये दिया हुआ है 1.65, निकालने क्या बोला देखो, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ flint glass with respect to water? What is the refractive index of flint glass with respect to water? क्या हो गया?
है जी कैसे 1.65 तो ग्लास की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में है ना, तो वाटर के रेस्पेक्ट में भी सेम होगी क्या? निकालना क्या पहले आप वर्ड्स में लिखो। एन, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, एनजीडब्ल्यू निकालना है, हाँ या ना? एनजीडब्ल्यू निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं एनजीडब्ल्यू को? अपने पास तीन फॉर्मूले थे ना, एक तो V1/V2 था, याद करो। N2 1 मतलब V1/V2, हाँ, λ1/λ2, N2/N1। तो कौन सा यूज कर सकते हैं यहाँ पे? N2/N1, करेक्ट। व्हाट इज N2? व्हाट इज N2? NW, एंड यहाँ पे NG, नहीं, NG/NW। अरे ये 2 है ना, 2 1, ठीक है। अब बस पुट कर दो वैल्यूज। व्हाट इज NG? 1.65। व्हाट इज NW? 4/3। पहले 3 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से डिवाइड कर देना। 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? ये 5 कैरी 1, 9 कैरी 1, 4.95 आएगा बाय 4। तो ये हो जाएगा 1.23, 1 बार में, फिर 2 टाइम्स में, 3 1 3 30 28, 1.237। ये हो जाएगा आपका NGW 1.237। 2 डिजिट में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? 2 4। थर्ड डिजिट 7 है ना, ग्रेटर देन 5, राउंड ऑफ कर दो, 3 को एक बढ़ा करके 4 कर दो, तो 1.24 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और। A ray of light passes from air to glass. A ray of light, a ray of light passes from air to glass, air to glass at an angle of incidence, at an angle of incidence, at an angle of incidence 60 degree, full stop. The refractive index of glass is 1.5. The refractive index of glass is 1.5. Calculate the angle of refraction. Calculate the angle of refraction. Calculate the angle of refraction. ठीक है, चलो स्नेल्स लॉ क्या है देखो एक बार। अपन को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना, तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन जी ए। देखो एक बार, आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं इसको और थोड़ा सा पीछे से भी बता सकता हूँ, ये नहीं अगर आपको सीधा याद आ रहा है तो आप इमेजिन करो। अभी बोला क्या है, लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में, ऐसा जा रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng, एंगल आई, एंगल आर। तो आपने अभी अपने लॉ लिखा था ना, Na साइन आई इज इक्वल्स टू Ng साइन आर। साइन आर को इधर ले आओ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू Ng अपॉन Na, विच इज नथिंग बट Nga, करेक्ट। तो अगर ये नहीं याद आ रहा डायरेक्टली तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है? यू हैव बीन गिवन दिस वैल्यू 1.5, और साइन आई, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, मैं लिखाया हूं आपको, साइन 60 के लिए लिखाया हूं ना। तो आपको साइन आर आर निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1.5, करेक्ट। तो साइन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 डिवाइडेड बाय 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं ना, क्या बोलते हैं? नहीं, ये 1.5 इधर लेके आओगे ना, तो कितना हो जाएगा?
1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो √3/2 इंटू 2/√3 होगा ऐसा, सॉरी 3/2 ना, यहां थोड़ा रूट है, करेक्ट। तो 2 कैंसिल, हाँ एक एक √3 भी कैंसिल कर सकते हैं ना, ये 3 का मतलब क्या है, 2 बार √3, तो ये कैंसिल करके क्या आ जाएगा, √3 बचेगा बस। तो फाइनली क्या आया, साइन r इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड फाइनली r इज इक्वल्स टू, साइन को उधर भेज देंगे, साइन इनवर्स 1/√3, इतना लिख के छोड़ देना। अगर वैल्यू दी होगी इसकी क्वेश्चन में तो वो आप एंगल लिख देना, अदरवाइज यहां तक ला करके छोड़ देना। r इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, नहीं 45 1/√2 होता है, नहीं कम होगा, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, 1/√3 की वैल्यू और कम हो जाएगी, 1/√3 बड़ा छोटा है, 1/√2 बड़ा है ना, क्योंकि वो 0.707 है। ये देखो आप ऐसा समझो कि √2 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, √2 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732, तो आप बताओ ये दोनों में कौन बड़ा होगा, 1/√2 बड़ा होगा। अरे आप इसको 1 को 1.4 से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे 1 को 1.7 से डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो जाएगी ना, तो ये बड़ा है। अब ये आता है 0.707, तो इसकी वैल्यू और कम होगी, ठीक है, 0.707, ये हो सकता है 0.6 ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू, तो एंगल जो है आपका कम होगा, 45 से कम होगा, 60 तरफ नहीं जाएगा, पीछे आएगा एंगल, तो वही 35, 30 to 35 के आसपास एंगल होगा ये, ठीक है, पर अपन को यही तक लिख के छोड़ देना है, ठीक है, चलो। एक और, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, the refractive index of diamond is 2.42 and that of flint glass is, अब तो याद हो जाएगा फ्लिंट ग्लास का, 1.65। फुल स्टॉप। फाइंड द रेशियो ऑफ, find the ratio of, find the ratio of speed of light in flint glass, find the ratio of speed of light in flint glass to speed of light in diamond, find the ratio of speed of light in flint glass to the speed of light in diamond। क्या निकालने बोला आपको, और गिवन क्या क्या है, एनडी गिवन है, डी मतलब डायमंड, कितना गिवन है 2.42 एंड एन फ्लिंट ग्लास एफजी लिख लेता हूं ना, कितना गिवन है 1.65, ये दोनों डेटा गिवन है। निकालने क्या बोला जल्दी बताओ, क्या भाई क्या करना है, हाँ फ्लिंट ग्लास बाय डायमंड ना, यानी कि फ्लिंट ग्लास की स्पीड का रेशियो निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, ऐसा यही तो निकालना ना, हमें ये पूछा है। आप याद करो अपना N21 वाला इक्वेशन क्या क्या था, N21 इज इक्वल्स टू V1/V2, लैम्डा की तो खैर यहाँ पे जरूरत नहीं है, N2/N1 है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों में से किसको किससे डिवाइड करना है। हमको देखो, अगर आपको N2 को ऊपर रखना है तो V2 नीचे रहता है उसका, देख रहे हैं, और N1 नीचे है तो V1 ऊपर है। हमें क्या चाहिए, फ्लिंट ग्लास का स्पीड ऊपर रहना चाहिए उसका रेशियो, और डायमंड का स्पीड नीचे, तो उसके लिए क्या करेंगे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में उल्टा करना है ना। आपको देखो ना, V जिसका V ऊपर है उसका N नीचे है, और जिसका N ऊपर है उसका V नीचे है, तो V ऊपर है मतलब फ्लिंट ग्लास का N नीचे होगा, है ना। तो V ऑफ फ्लिंट ग्लास
अपॉन V ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू N ऑफ डायमंड अपॉन N ऑफ प्लेन ग्लास। बस पुट कर दो वैल्यूज, आपके पास वैल्यूज तो है 2.42 डिवाइडेड बाय 1.65, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर देना, सेम पोजीशन पर है। 242 अपॉन 165, 242 अपॉन 165 कितने बार हो जाएगा ये? 1 बार, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। देखो क्या आएगा फाइनल आंसर, 1 पॉइंट। समझे ना कैसे किया अपन? अगर ये उल्टा रेशियो बोलता ना कि डायमंड का वेलोसिटी अपॉन फ्लिंट ग्लास की वेलोसिटी का रेशियो निकालो, तो हम इसको उल्टा कर देते, तब आंसर 0 पॉइंट समथिंग आता, लेस देन 1। अभी समझ रहे हैं? अभी आंसर 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। कितना आएगा? 1 पॉइंट 242 को डिवाइड करेंगे 165 से, एक बार में 165 गया, रिमाइंडर बचा आपका 77, एक जीरो लेके आते हैं नीचे, ये कितने बार में जाएगा? अराउंड 5 टाइम्स, 5 टाइम पार हो जाएगा क्या? 4 में ना, 4 5 20 का, 0 कैरी 2, 24 प्लस 2 26 का 6 कैरी 2 एंड 6 60 40, और ये 6 टाइम में कैसे जाएगा? दो ही बार में जाएगा ये, है ना? 1.42, 1.42। कुछ गड़बड़ किए क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। 011, हाँ ये जाएगा आपका, कितना बोल रहा था? 6 कि 7? हाँ 6 टाइम्स, तो बस 1.46, 1.46, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूले से क्वेश्चन बन रहा है, आपको बस क्वेश्चन समझना है कि क्या क्या गिवन है और निकालने क्या बोला है, बस इतना समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूले तो यही लग रहा है बार बार, है ना? एक वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, एक ये अपना ये फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया पूरा। नेक्स्ट क्लास से अपन स्फेरिकल लेंस चालू करेंगे, दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, ठीक है। फिर उसमें भी वैसे ही साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, फिर वहां मिरर फॉर्मूला था, यहाँ लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।